Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Sati and I'm back with another important lecture related to the admission tests of the fall 2026 intake for the Beria University, Karachi, Islamabad and Lahore campuses. So बेरिया के टेस्ट के हवाले से एक मास्टर क्लास भी आपके इस चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको कवर कर सकते हैं। उसको कवर करने का आपको सबसे बड़ा एडवांटेज जो होगा कि इंशाल्लाह आप शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम चीज़ों को अपना जो है वो बैरिया के लिए रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स को जो है वो वहाँ पे रिवाइज किया गया है। आज का जो हमारा लेक्चर है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसके सिलसिले का पार्ट 1 है। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लेक्चर के स्टार्ट में बताता चलूँ कि डिफरेंस क्या है एनालिटिकल एंड वर्बल रीजनिंग के बीच में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट जो कि साइकोलॉजी के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं उनका जो आईक्यू का सेक्शन होता है बेरियम में वो वर्बल रीजनिंग कहलाता है। डू नॉट कंफ्यूज इट विद वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी इंग्लिश को कहते हैं, वर्बल रीजनिंग का जो ताल्लुक है वो एनालिटिकल रीजनिंग से मिलता जुलता है। सो फॉर ऑल द अदर फील्ड्स एट बेरिया, जिसमें आपके कंप्यूटर की फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, आपके बिजनेस स्टडीज हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, लॉ है, मैरीटाइम स्टडीज है, सेक्ट्रा सोशल साइंसेज हैं, उन सब में रीजनिंग का जो पोर्शन है चाहे अंडर ग्रेड लेवल पे है यानी चाहे बीएस के प्रोग्राम्स में आप अप्लाई कर रहे हो, बैचलर्स के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, या अगर आप मास्टर्स या एमफिल के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो वो एनालिटिकल रीजनिंग कहलाता है। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट जो कि बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी इंग्लिश या इस्लामिक स्टडीज के प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो वो सेक्शन वर्बल रीजनिंग कहलाता है। मेजरली ये चीजें इसमें कॉमन है, सवाई इसके कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसके अंदर स्टेटमेंट एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं। यानी ये सारा सिलेबस तो इंक्लूड होगा एनालिटिकल रीजनिंग में, लेकिन उसके साथ स्टेटमेंट एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं। जबकि जो वर्बल रीजनिंग का पोर्शन है उसके अंदर ये ब्लड रिलेशनशिप से लेके एंड तक का जो सिलेबस मैं आपको पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में बताऊंगा वो सारे का सारा इसमें इंक्लूड होता है। तो लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस, देन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो पहला है क्वेश्चन कि हमारे पास स्टेटमेंट एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है। मैंने बताया कि एनालिटिकल रीजनिंग के होते हैं, क्वेश्चन होते हैं जो कि इस लेक्चर के पार्ट 2 में कवर्ड हैं। इसके अलावा वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के हैं, डायरेक्शन सेंस के हैं, ऑड वन आउट को पिकअप करना होता है, नॉलेज। जी हाँ। सो वो स्टूडेंट जिनका रीजनिंग का पोर्शन एनालिटिकल और वर्बल रीजनिंग के नाम से है तो उनके सम टाइम्स क्या होता है कि नॉलेज इंग्लिश के बजाय आपके रीजनिंग के सेक्शन में होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होती है, सोलोगिज्म्स होते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट्स होती हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स होती हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट्स होती हैं, ऑर्डर एंड सीक्वेंसिंग होती है, लेटर्स को रीअरेंज करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, लेटर्स के ऊपर सीरीज होती है, नंबर्स जो अल्फा न्यूमेरिक के ऊपर सीरीज या कोड्स होते हैं। इसके अलावा जो है वो पैटर्न रिकग्निशन होता है, मिसिंग नंबर्स होते हैं, क्लॉक के प्रॉब्लम्स होते हैं, मिरर इमेजेस होती हैं, कैलेंडर प्रॉब्लम्स होते हैं, एंड डेट कैलकुलेशंस के साथ साथ एज रेलिवेंट प्रॉब्लम्स भी जो है वो पूछे जाते हैं। सो हम इस लेक्चर को दो पोर्शंस में करेंगे। आज का जो पहला पोर्शन है वो हाफ ऑफ द सिलेबस कवर करेगा एंड रिमेनिंग जो पोर्शन है इसका वो नेक्स्ट हाफ करेगा। एंड बाय द वे एज रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ऊपर अलहदा से मैंने एक जगह पे कंपाइल कर दिया एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, बल्कि जितने भी तमाम इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं फॉर बेरियाज एंट्रेंस फॉर द फॉल 2026 उन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। उनको भी आपने लाजमी कवर अप करना है ताकि आप इंशाल्लाह जो अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। याद रखिएगा कि बेरिया के एंट्रेंस टेस्ट में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेरिट हाई बनेगा और आपके जो के सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं, आपको एडमिशन ऑफर होने के चांसेस जो हैं वो उतने ज़्यादा होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 को। आज के लेक्चर का जो हिस्सा है वो पार्ट 1 है और ब्लड रिलेशनशिप से जो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ब्लड रिलेशनशिप्स का क्वेश्चन है। कह रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ उस्मान सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू उस्मान। सो एक एक अ, हमारे पास एक फोटोग्राफ है, ठीक है, जिसके तरफ उस्मान साहब जो पॉइंट करते हुए ये कह रहे हैं कि इस तस्वीर में जो शख्स है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। यानी तस्वीर के अंदर जो शख्स मौजूद है ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ द सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। ठीक है, ये जो शख्स इसके अंदर मौजूद है वो बेटा है, किसका बेटा है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। So there's a picture and there's a boy or a male in that picture. ठीक है, because वो boy मैं इसको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि उसने कहा कि he is the son and that boy in the picture is the son of the only son of the only son of my grandfather, of my grandfather, my grandfather, right?
तो रिलेशनशिप के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट वे क्या है या सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो भी रिलेशनशिप्स आपके पास गिवन है उन रिलेशनशिप्स को आप जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। उन रिलेशनशिप्स को आप क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इन द गिवन स्टेटमेंट में जो रिलेशनशिप्स है उनको उसी डायरेक्शन के अंदर आपने ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आपने रिवर्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। आपने रिवर्स में रिलेशनशिप किसका एस्टैब्लिश करना है, आपने रिवर्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है कि जिसका रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन में निकालने का कहा गया है और किसके साथ निकालने का कहा गया है। अब क्योंकि यहाँ पे माय ग्रैंडफादर की बात हो रही है और उस्मान इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पिक्चर ऑफ अ बॉय, ठीक है, क्योंकि जो पिक्चर में लड़का है उसके बारे में वो ये कह रहा है कि ये सन है, किसका सन है, ऑफ द ओनली सन, ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, राइट। अब उस्मान के जो ग्रैंडफादर हैं उनका एक ही बेटा है और तस्वीर में जो लड़का दिखा रहे हैं, तस्वीर में जो बॉय दिखा रहे हैं, लड़का दिखा रहे हैं, वो उस्मान के ग्रैंडफादर के ओनली सन का बेटा है। और हमने ये बताना है कि वो जो तस्वीर में मैन है या बॉय है, ठीक है, फोटोग्राफ में, वो उस्मान के साथ कैसे रिलेटेड है, उस्मान के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। अब अगर उस्मान के दादा का एक ही बेटा है तो इट मीन्स दैट उस्मान के फादर की बात हो रही है, उस्मान के फादर की बात हो रही है। और उस्मान के फादर का बेटा उस्मान का क्या होगा, ब्रदर होगा, भाई होगा, उस्मान का भाई होगा। तो दिस इज द इजीएस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू सॉल्व द ब्लड रिलेशनशिप क्वेश्चंस। these questions create a lot of hassle for many students। तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या है कि ड्रॉ द गिवन रिलेशनशिप इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन, जिनके बीच में आपने रिलेशनशिप निकालने का आपको क्वेश्चन में कहा गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि रिवर्स में फिर जो है ना वो उनके बीच में जो है ना वो रिलेशनशिप जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, ठीक है, एक आदमी का इंट्रोडक्शन करवा रही है खातून अपने हस्बैंड से। अ वेमन सेड हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। सो सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर की स्टेटमेंट यूज हुई है। सो एक आदमी का इंट्रोडक्शन करवा रही है खातून अपने हस्बैंड से और उस आदमी के बारे में वो क्या कह रही है कि इस आदमी का जो भाई है, ठीक है, इस ब्रदर्स, इसके भाई के जो फादर हैं, इसके भाई के जो फादर हैं, ठीक है, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। He is the only son of my grandfather. So that woman is introducing a man to her husband। ये जो आदमी है इसका जो भाई है, इस आदमी का जो भाई है उसके जो फादर हैं, तो उस आदमी का जो भाई है उसके जो फादर हैं, इस आदमी के भी तो के भी फादर ही लगेंगे। एंड इसके जो फादर हैं, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ठीक है, ये ओनली सन है मेरे ग्रैंडफादर के। सो इस वेमन के जो ग्रैंडफादर हैं, तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले रिलेशनशिप को ड्रॉ करें, उसके बाद सबसे बेस्ट एंड इजीएस्ट वे क्या है कि आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें कि किन दो पर्सन के बीच में आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। तो वेमन के ग्रैंडफादर है, तो उस औरत के जो ग्रैंडफादर है उनका एक ही बेटा है। अगर इसके ग्रैंडफादर का एक ही बेटा है तो वो इसके भी फादर हैं, इसके भी फादर हैं भाई। अगर एक आदमी कहता है या एक औरत कहती है कि मेरे दादा अब्बू का एक ही बेटा है, तो वो जो उसके दादा अब्बू का एक ही बेटा है वो उसके अपने फादर हैं। तो ये जो फादर हैं ये इस वुमन के भी तो फादर हुए, इस वुमन के भी तो फादर हुए, ठीक है, इस ब्रदर्स फादर, और इस आदमी का जो भाई है उसके जो फादर हैं तो वो यही हैं जो कि इस खातून के भी फादर हैं। तो ये दोनों इसके क्या हुए, इस खातून के ब्रदर्स हुए। और हमने ये बताना है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन, इस वुमन का और इस
मैन का आपस में क्या रिलेशनशिप है? तो ये दोनों आपस में भाई हुए, और ये जो दोनों भाई हैं ये इनके फादर हैं, और इस खातून के भी तो यही फादर हैं, क्योंकि वो ये कह रही है कि मेरे दादा अब्बू का एक ही बेटा है। तो ये दोनों लोग, नॉट ओनली दिस मैन बट ऑल्सो द ब्रदर ऑफ दिस मैन, आर द ब्रदर्स ऑफ दिस वुमन। ठीक है, तो ये खातून उनकी क्या हुई? ये खातून उनकी सिस्टर हुई। इजी पीजी है। सो स्टेटमेंट हमेशा एग्जामिनर कंफ्यूजिंग बनाएगा। सो द बेस्ट स्ट्रैटेजी इन रिलेशनशिप क्वेश्चन इज टू राइट डाउन द रिलेशनशिप इन द गिवन फॉर्म, इन द गिवन स्टेटमेंट में जो भी रिलेशनशिप है उसको आप उसी तरीके से लिखें। उसके बाद आप क्या करें कि रिवर्स में जो है ना आप उनको ड्रॉ करें एंड रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें उन दो लोगों के बीच में जिनका रिलेशनशिप आपने निकालना है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, बड़ा क्लियर ये गिवन है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी इज द फादर ऑफ, इज द फादर ऑफ डी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ए जो है वो बी का भाई है। ए भाई है, किसका भाई है? बी का भाई है। और बी जो है वो सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? सी की सिस्टर है। अब सी के बारे में पता चल रहा है कि वो डी के फादर हैं। तो अगर सी फादर है डी के, तो इसका मतलब है सी क्या है? मेल है। तो बी का वो क्या होगा? बी का भी वो भाई होगा, ब्रदर होगा। बी का भी तो वो भाई होगा ना। ठीक है। और बी जो थी, क्योंकि ए की सिस्टर थी, तो ए का भी वो ब्रदर होगा, इसका भी वो ब्रदर ही होगा। आप यूं ट्री ड्रॉ कर लिया करें। अब हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि डी और ए का आपस में क्या रिलेशनशिप है? डी और ए का क्या रिलेशनशिप है? तो ए सी का भी भाई है, और सी फादर है किसके? डी के। तो इसका मतलब है कि ए क्या होगा? अंकल होगा डी का। ए क्या होगा? अंकल होगा किसका? डी का। और बी क्या होंगी? आंट होंगी डी की। तो डी जो है वो ए की या तो नेफ्यू, या तो नीस होगी, या फिर उसका नेफ्यू होगा। तो नेफ्यू और नीस होगा, क्योंकि ये उनका अंकल है, तो या तो वो उसके भतीजे होंगे या वो उसकी भतीजी होगी। राइट। सो दिस वाज द रिलेशनशिप हियर। एक्स इज द फादर ऑफ वाई, वाई इज द सन ऑफ जी। हाउ इज जी रिलेटेड टू एक्स? एक्स जो है वो फादर है, किसके फादर हैं भाई? वो वाई के फादर है। एंड वाई जो है वो सन है, किसका सन है? जी का सन है। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं, कह रहे हैं एक्स इज द फादर ऑफ वाई। एक्स वाई के फादर हैं, और साथ ये भी कह रहा है कि वाई जो है वो बेटा है किसका? जी का। तो अगर फादर ये है, इनका बेटा कैसे होगा? कि भाई वो फिर इसकी मदर होंगी ना। कॉमन सेंस यूज करें थोड़ा सा। समटाइम्स इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, ब्रेन बस्टर्स होते हैं, और ये वही है। कह रहा है कि अगर एक्स फादर है वाई का, और फिर साथ ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि वाई बेटा है जी का, तो अगर एक्स तो उसके फादर है, अगर ये उसके फादर है, तो फिर इनका बेटा वो कैसे लगेगा? एक ही सिचुएशन में होगा वो उनका बेटा कि वो इसकी मदर होंगी, जी उसकी मदर होंगी। और हमसे पूछा जा रहा है कि जी और एक्स कैसे रिलेटेड है। तो जी और एक्स आपस में फिर हस्बैंड वाइफ हुए ना। तो जी जो है वो एक्स की क्या है? वाइफ है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, साइमा सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही पता चल गया। हाउ इज साइमा रिलेटेड टू डैट गर्ल? Pointing to a photograph of a girl, Saima said, she is the daughter of the only son of my mother-in-law. एक तस्वीर है, तस्वीर में एक लड़की है, उस लड़की की तरफ पॉइंट आउट करते हुए साइमा कह रही हैं कि ये जो गर्ल है, ये गर्ल किसकी बेटी है? डॉटर है। किसकी डॉटर है? ऑफ द ओनली सन, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। माए से बात स्टार्ट हो रही है, माई मदर इन लॉ। तो साइमा पॉइंट आउट कर रही है। राइट जी। तो साइमा की मदर इन लॉ का अगर एक ही बेटा है, तो वो साइमा के क्या होंगे? हस्बैंड होंगे।
रिवर्स में रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करेंगे। तो ये अगर उसके हस्बैंड की डॉटर है तो साइमा की भी क्या है, डॉटर है ना, तो साइमा उस लड़की की क्या हुई, हाउ इज साइमा रिलेटेड टू दैट गर्ल, साइमा इज द मदर ऑफ दैट गर्ल, शी इज डेफिनेटली द मदर ऑफ दैट गर्ल बिकॉज हर मदर इन लॉ हैज ओनली वन सन, right ji? So this is how you will be solving the blood relationship question, and they are a very crucial part of your interest test examination। and उसमें क्या करना है कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने जो गिवन डेटा है उसको उसको आप जो रफ वर्क आप करने के लिए आपके पास पेपर इंटरेस्ट टेस्ट एग्जाम में गिवन होते हैं उसके ऊपर आपने ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है उन लोगों के बीच में या उन पार्टीज के बीच में कि जिनका रिलेशनशिप आपसे पूछा गया है। माई का वर्ड इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड समटाइम्स कंफ्यूजिंग ब्रेन बस्टर्स होंगे, जैसे यहां पर था कि वहां पर कहा गया कि एक्स वाई के फादर है और फिर कहा गया कि वाई तो किसी और यानी जी का बेटा है, तो होता रहे किसी और का बेटा। उसमें ये कंफ्यूजन होने के भी जब फादर उसके ऑलरेडी हैं तो जी उसके कैसे फादर हो सकते हैं, फिर जी फादर नहीं होगा ना, कॉमन सेंस की बात है, फिर जी उसकी मदर होगी। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिनको आप यूज करके तो इनको आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आपकी वर्बल रीजनिंग, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग, आपके आईक्यू के सेक्शन का वेरी क्रूशियल पार्ट है ये। अब हम चलते हैं डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस के एमसीक्यूज की तरफ, जो सेकंड टाइप के एमसीक्यूज जो है वो पेपर में होते हैं। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जब भी आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर करना क्या है कि आपने डायरेक्शन के क्वेश्चन के अंदर एक बात का ख्याल रखना है, और वो बात आपने ये इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आप सबसे पहले क्या करें कि आप सबसे पहले ड्रॉ कर लें फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसको फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका कि जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए आपने क्या करना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत है तो आप सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करें। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करें आप सबसे पहले। तो सबसे पहले ना आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है। जब आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद आपने देखना है कि मूवमेंट या डायरेक्शन जो है वो जो भी सिनेरियो में है वो कहां पर है और कैसे है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कैसे ड्रॉ करना है, हमेशा आपने क्रॉस ड्रॉ करना है एंड रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन इन विच यू आर सिटिंग। जैसे मैं तो इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ, आप अपने पेपर के ऊपर इसको सॉल्व कर रहे होंगे। इंटरेस्ट में डेफिनेटली आपके पास एक पेपर होगा टू परफॉर्म द टू डू द रफ वर्क और टू परफॉर्म द रफ वर्क। आप उसके ऊपर ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर लें। तो पहले हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टॉप पे आपने हमेशा नॉर्थ रखना है और अपने राइट हैंड पे हमेशा आपने ईस्ट रखना है। अब ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट, और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ। तो हमेशा आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे ड्रॉ करना है कि टॉप के ऊपर नॉर्थ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट वेस्ट हो जाएगा और नीचे जो है ना वो साउथ हो जाएगा, नीचे जो है ना वो साउथ हो जाएगा। अब कह रहे हैं हसन वॉक्स 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ हो जाए। तो अब आपने सिनेरियो को देखना है। तो हसन जो है वो पहले 5 किलोमीटर किस तरफ गए हैं, साउथ की तरफ गए हैं। देन टर्न्स टू द राइट, और फिर अगली बात पता चली है कि देन ही टर्न टूवर्ड्स राइट, वो अपने राइट पे मुड़े हैं। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स ही टर्न्स टू द लेफ्ट, 3 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने लेफ्ट पे चले हैं एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, और फिर दोबारा 5 किलोमीटर में गए हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन के अंदर हैं। तो लेट अस नाउ ड्रॉ हिज जर्नी। सो हसन हैज मूव्ड, हैज वॉक्ड 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, तो साउथ नीचे की डायरेक्शन में है, साउथ नीचे की डायरेक्शन में है। तो ये 5 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ गए हैं। अब हसन की डायरेक्शन साउथ की तरफ है, साउथ नीचे की तरफ है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें तो साउथ की तरफ है। तो हसन का राइट, फिर वो अपने राइट पे मुड़े हैं, हसन अपने राइट पे मूव कर गए हैं, तो हसन का राइट ये बनता है, हसन अपने राइट की तरफ मुड़े हैं। तो आप अपने आप को सपोज कर लें कि मैं उस डायरेक्शन के अंदर हूं, तो मेरी डायरेक्शन किस तरफ होगी। मैं थोड़ा सा दोबारा रीड्रॉ करता हूं क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो हसन 5 किलोमीटर जो है वो साउथ में गए हैं, तो साउथ की डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें। अब हसन की डायरेक्शन इस तरफ पॉइंटेड है ना, यूं पॉइंटेड है। हसन यहां से राइट पे मुड़े हैं, तो हसन का राइट ये बनता है। जब हसन अपने राइट पे मुड़े हैं तो वो 3 किलोमीटर उन्होंने मूव किया है। अब हसन की डायरेक्शन ये होगी अपने राइट पे आने से वो वेस्ट की तरफ आ गए। अब ही टर्न टूवर्ड लेफ्ट,
अब वो यहां से अपने लेफ्ट की तरफ चले। अगेन वही बात कि आप अपने आप को विजुअलाइज कर लें, आप सपोज कर लें कि आप इस पॉइंट के ऊपर हैं, तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, आपका लेफ्ट जो है ना वो इस तरफ होगा। तो आपका लेफ्ट इस तरफ होगा, यानी हसन का लेफ्ट अब नीचे की तरफ है। तो हसन दोबारा लेफ्ट में जब मुड़े हैं तो ही इज बैक अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ, तो वो साउथ की डायरेक्शन में आ गए। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हुए चीजों को आपने ड्रॉ करना है। और जब भी किसी की लेफ्ट या राइट मूवमेंट की बात होगी तो उसकी अपनी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के मुताबिक लेफ्ट या राइट की मूवमेंट की बात होगी। राइट जी, सो उसकी अपनी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के मुताबिक राइट या लेफ्ट की बात होगी। सो लेट अस सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस, तो फिर ये आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहला काम आपने क्या कर लेना है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना वो ड्रॉ करना है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे हेल्प आउट करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आपके पास तो रफ पेपर होगा, वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करके दोबारा यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, समीर वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ एंड टर्न्स राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 4 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है आपने। आप पेपर में तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ड्रॉ करके उसको यूज कर लीजिएगा। मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको एक दफा रिव्यू भी मिल जाए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे ड्रॉ करना है कि टॉप पे हमेशा नॉर्थ, राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट, ईस्ट के ऑपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट, और नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा साउथ। तो समीर वॉट 4 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, तो समीर सबसे पहले 4 किलोमीटर गए हैं, कहां पर गए हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर समीर गया। देन ही टर्न टूवर्ड्स राइट, तो समीर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, तो उसका राइट ये बनता है, वो राइट मुड़ा है और उसने ट्रेवल किया है 3 किलोमीटर का डिस्टेंस। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, तो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ना वो ये बनता है, इस तरफ बनता है, यानी वो अब ईस्ट की तरफ है। फिर वो कह रहा है कि देन अगेन टर्न राइट। अब समीर की ये डायरेक्शन है टूवर्ड्स ईस्ट। आप अपने आप को, मैंने बताया कि यहाँ पे सपोज कर लें कि यू आर स्टैंडिंग हेयर, तो आपका राइट हैंड किस तरफ बनता है, इस तरफ बनता है, नीचे की तरफ बनता है, क्योंकि दोबारा राइट मुड़ा है। तो दोबारा राइट मुड़ा है और 4 किलोमीटर चला है, तो दोबारा राइट मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलना है। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ही इज फेसिंग साउथ, ही इज फेसिंग साउथ, क्योंकि नॉर्थ से पहले वो मुड़ा है राइट पे, तो वो ईस्ट की तरफ हो गया था, दोबारा वो मुड़ा है राइट पे, टर्न लिया उसने राइट पे, तो अब बिल्कुल नॉर्थ के ऑपोजिट है, तो नॉर्थ के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो है वो इसको ड्रॉ कर सकते हैं। Sn is facing north, he turns 90 degree clockwise, then 270 degree anti-clockwise, and finally 90 degree clockwise. In which direction is he facing now? So अब इनमें अगर एंगल आ जाए तो वो किस तरीके से होगा? तो अगेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपने स्टार्ट लेना है। तो टॉप पे हमेशा नॉर्थ, राइट हैंड पे हमेशा आपके ईस्ट होगा, ईस्ट के ऑपोजिट हमेशा आपके वेस्ट होगा, और नॉर्थ के ऑपोजिट हमेशा साउथ होगा। और याद रखिएगा कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का डिफरेंस है, इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच में भी 90 डिग्री का डिफरेंस है। हर डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस जो है वो आ रहा होता है। तो ये भी 90 डिग्री का डिफरेंस है, ये भी जो है वो 90 डिग्री का डिफरेंस है। सो एसन इज फेसिंग नॉर्थ, एसन जो है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में। ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा है। ठीक है, सो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। तो क्लॉक कैसे मूव करती है, वो 12 से इस तरफ जाती है, सो दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड एंटी क्लॉकवाइज इज अगेंस्ट द क्लॉक, सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो लेट अस सी के क्या हुआ है। एसन इज फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ है, 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज मूव हुआ। 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि 90 डिग्री का वो टर्न लिया उसने क्लॉकवाइज, और इधर ये ईस्ट में आ गया। देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज वो गया है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो यूं होगा, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, कॉमन सेंस लगाइए। ठीक है, तो 90 ये हो जाएगा, और फिर 90 और 90 यहां से 180 हो जाएगा, और फिर यहां से यहां हो जाएगा 180 डिग्रीज। 90 प्लस 90 प्लस ये 90, तो ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज गया ब्लू के अंदर यूं, तो ये जो है वो 270 डिग्रीज मूव कर गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करने का मतलब है वो यहां पर आ गया, साउथ में आ गया, एंड फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर यहां से वापस वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया, यहां से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो गया। तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन ये है,
तो उसकी डायरेक्शन ये है, ये वेस्ट है, उसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट की तरफ है, उसकी डायरेक्शन जो है ना वो वेस्ट की तरफ मुड़ी हुई है। तो वेस्ट की तरफ जो है ना ये मुड़ा हुआ है। तो दो डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री होता है और उनके सेंटर के बीच में 45 डिग्री होता है। अब यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। कह रहा है मारिया इज फेसिंग साउथ। तो अगेन मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से स्टार्ट कर लूंगा। सो नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पर, ईस्ट यहाँ पर, ईस्ट हमेशा राइट साइड पे, तो वेस्ट उसके ऑपोजिट हो जाएगा। सो मारिया इज फेसिंग साउथ। सो मारिया की डायरेक्शन यूं है, साउथ की तरफ फेस कर रही है, नीचे है ना साउथ, तो साउथ की तरफ फेस कर रही है। शी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉक वाइज। तो क्लॉक तो यूं चलती है, क्लॉक तो यूं चलती है। तो क्लॉक की डायरेक्शन के अंदर मारिया जो है, क्लॉक की डायरेक्शन के अंदर मारिया ने मूवमेंट की है, और मूवमेंट जो मारिया ने की है वो 45 डिग्री की है। तो नॉर्थ और सॉरी वेस्ट और साउथ के बीच में, या नॉर्थ और वेस्ट का किसी भी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ और यहाँ के बीच में 90 डिग्री है, लेकिन 45 डिग्री इनके सेंटर में होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट 90 डिग्री था, इनके दरमियान में 45 डिग्री है। तो जब ये क्लॉक वाइज यानी इस तरफ ये मूव किया है इसने, मैं ब्लू में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो जब ये क्लॉक वाइज गई है 45 डिग्री तो सेंटर में है, यानी यहाँ पर आई है 45 डिग्री पे, यानी साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन है। फिर कह रहा है कि दोबारा वो 90 डिग्री फर्दर क्लॉकवाइज चली गई है। तो 90 डिग्री फर्दर क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, 45 डिग्रीज ये और अगेन 45 डिग्रीज यहाँ पर सेंटर में। तो 45 डिग्रीज यहाँ पर सेंटर में, राइट। तो अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पर है, यानी शी इज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। एंड देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब बात ही खत्म हो गई कि वो एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री चली गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री चली गई है। तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं इन ग्रीन कलर ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहां से यहां तक तो ये तो हो गया 90, क्योंकि एंटी क्लॉक वाइज चले तो हम ऑपोजिट द क्लॉक चलेंगे, तरफ चलेंगे। और फिर अगेन यहाँ पे 45 और फिर अगेन यहाँ पर 90, क्योंकि 180 है ना टोटल। तो 90 ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक 90, तो ये डायरेक्शन आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा। तो शी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर मारिया जो है वो फेस कर रही है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, तो समटाइम जूम ही होगा, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा कि दो डायरेक्शंस के बीच में आ जाएगा। तो शी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। तो शी इज फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि जोआ वॉक्स 5 किलोमीटर नॉर्थ, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, देन वॉक्स 5 किलोमीटर साउथ। व्हाट इज हर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब पोजीशन पूछ रहे हैं उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम स्टार्ट ले लेंगे, नॉर्थ आ जाएगा, राइट हैंड पे ईस्ट आ जाएगा, ये साउथ है, और ईस्ट से ऑपोजिट ये क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। तो 4 किलोमीटर ये 5 किलोमीटर ये नॉर्थ में गई है। तो सबसे पहले शी हैज ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। वहां से वो ईस्ट में मुड़ के कितना चली गई है, 4 किलोमीटर। एंड देन वो साउथ की तरफ फिर गई है, साउथ नीचे की तरफ है, फिर गई है वो 5 किलोमीटर। व्हाट इज आर फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट के मुताबिक वो कहां पर है। उनका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था ना, ओरिजिन था हमेशा, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से तो वो यहां पर आई हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है ना, क्योंकि यहां पर है वो, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो ईस्ट की तरफ है क्योंकि इस डायरेक्शन में आ गई हैं वो। और ये ऊपर 4 किलोमीटर है, तो नीचे भी तो कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया। तो शी इज in the direction of 4 kilometer east from the starting point. So moving on to the other question related to the directions. Kiran is facing west. Kiran is facing west. Kiran की direction west में है. She turns left, then again left, and finally right. Which direction is she facing now? So frame of reference draw किया. Quickly हम start करेंगे. Right hand पे हमेशा east, east के opposite हमेशा west, top पे हमेशा north, और north के opposite south. तो किरण वेस्ट की तरफ है, किरण वेस्ट की तरफ है, लेफ्ट मुड़ेंगी वो। लेफ्ट का मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ मुड़ेंगी, ठीक है। किरण का लेफ्ट, किरण की डायरेक्शन ये है ना, मैंने आपको बताया, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो आप अपने आप को वहां पे विजुअलाइज कर लें कि भाई मैं इस डायरेक्शन में हूं, तो मेरा लेफ्ट कहां पे बनेगा, नीचे साउथ की तरफ बनेगा। जब वो लेफ्ट मुड़ी है तो वो साउथ की तरफ आ गई। अब ये डायरेक्शन वो साउथ फेस कर रही है। अब यहां से फिर वो लेफ्ट मुड़ी है तो उनका लेफ्ट ये बनता है। तो जब किसी के डायरेक्शन को लेफ्ट या राइट करेंगे ना, तो वो आपके ऑपोजिट होगा, आपका राइट उनका लेफ्ट होगा और उनका लेफ्ट आपका राइट होगा। तो ये भी एक कन्वीनियंस है, याद रखने का एक तरीका कार है। तो वो क्या हुआ है कि वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी है और फिर लेफ्ट से दोबारा वो राइट की तरफ मुड़ी है। तो नाउ इन दिस डायरेक्शन शी इज फेसिंग, सो अब वो राइट की तरफ मुड़ी है।
तो दोबारा जब वो राइट की तरफ मुड़ी है तो अभी भी वो साउथ की डायरेक्शन के अंदर ही आ गई है, शी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ. सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शंस, देन वी विल मूव ऑन टू द पिक द ऑड वन आउट टाइप ऑफ के जो क्वेश्चन है उन पे अब हम चलेंगे. सो क्वेश्चन 12 है, कह रहा नुमान स्टार्ट्स वॉकिंग फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स राइट, देन लेफ्ट एंड देन अगेन राइट. तो मैं ऊपर वाला ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज कर लेता हूँ, इजी हो जाएगा और टाइम बच जाएगा. कह रहा है कि नुमान ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, तो ग्रीन कलर में हम नुमान का डायरेक्शन लेते हैं, ईस्ट की तरफ वॉक कर रहा है, राइट पे मुड़ा. सो नुमान का राइट ये नीचे बनता है, राइट की तरफ मुड़ा, और अब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है. ठीक है, जब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है तो उस फिर वो वहां से अपने लेफ्ट पे मुड़ा, तो नुमान का लेफ्ट ये बनेगा, और अब वो इस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, और अब वो यहाँ से दोबारा राइट की तरफ मुड़ा है, तो दोबारा ये राइट, तो राइट उसका नीचे बनेगा. तो इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो ये भी साउथ की डायरेक्शन में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी साउथ ही बन रहा है. तो इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो सबसे पहले हमने अभी तक क्या किया, रिवाइज. हमने ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन किए अपने करिकुलम में से. अब हम रिवाइज कर किए, फिर हमने डायरेक्शन के क्वेश्चन, डायरेक्शन के क्वेश्चन का क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करना है. ठीक है, और फिर आपने अगर डायरेक्शन में मूव करना है तो डायरेक्शन के मुताबिक मूव करना है, अगर राइट या लेफ्ट मूव करना है तो जिसको आपने राइट या लेफ्ट मूव करवाना है वो आपके ऑपोजिट मूव कर रहा होता है. एक बात ये याद रखना है, और दो डायरेक्शंस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा और 45 डिग्री उनके बीच में होगा. और क्लॉकवाइज का मतलब है इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक, एंड एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक. ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक. नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है वो पिक द ऑड वन आउट का पोर्शन है. एंड इसके अंदर क्या करना होता है कि ये भी आपका बड़ा क्रूशियल पार्ट है आपके आईक्यू एनालिटिकल या वर्बल रीजनिंग के पोर्शन का. एंड इसके अंदर आपने ये देखना है कि आपने सबसे पहले जो आपके पास गिवन है, चॉइसेस गिवन है, उनमें से आपने उस चॉइस को ढूंढना है कि जो बाकी सबसे टोटली डिफरेंट है, यानी बाकी सबसे वो मैच नहीं कर रही है. तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट चॉइस है उसमें स्नेक है, सेकंड में क्रोकोडाइल है, थर्ड में टर्टल है, और फोर्थ में स्नेल मेंशन्ड है. तो अगर हम ये देखें कि स्नेक, क्रोकोडाइल और टर्टल जो है ये रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जबकि स्नेल जो है वो रेप्टाइल फैमिली से नहीं है. ठीक है, तो स्नेल इज नॉट फ्रॉम द रेप्टाइल फैमिली, तो ये रेप्टाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका स्नेल बनेगा, क्योंकि स्नेल जो है वो इन सब में क्या है, ऑड है, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर चॉइसेस गिवन हेयर. नेक्स्ट है हमारे पास, और इसके अंदर है हमारे पास चूज द ऑड वन आउट. ऑप्शन में हमारे पास कैलेंडर, मिनट, मंथ, ईयर. सो इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट, तो मिनट, मंथ और ईयर जो है इन सारों के ऊपर हम लोग टाइम को मैयर करते हैं. सो हम क्या करें, हम टाइम को मैयर करते हैं. तो टाइम को हम मैयर करते हैं. मिनट्स हैं, मिनट्स जो है वो सेकंड से मिलकर बनते हैं, सबसे छोटा यूनिट सेकंड है. सेकंड के बाद मिनट्स हैं, मिनट्स कंबाइन होते हैं तो आवर्स बनते हैं, आवर्स के कंबाइन होने से डेज बनते हैं, डेज के कंबाइन होने से वीक्स बनते हैं, वीक्स के कंबाइन होने से मंथ बनता है, मंथ के कंबाइन होने से ईयर्स बनते हैं, और यू हम टाइम को जो है वो मैयर करते हैं. तो एक स्केल है टाइम को मैयर करने का. कैलेंडर हाउएवर इज अ चार्ट, एंड इस चार्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास डेट्स मेंशन होती हैं कि किस डेट के ऊपर क्या डे बन रहा है. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ टेबल. सो ये जो है उन सब से जो है वो डिफरेंट है कि ये काइंड ऑफ अ टेबल है, वो सारे तो मैयर ऑफ टाइम थे. ठीक है जी. नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कह रहा है चूज द ऑड वन आउट. सो फर्स्ट चॉइस है मेरे पास मार्च, सेकंड है जून, थर्ड है दिसंबर, फोर्थ है अक्टूबर. सो इफ आई लुक क्लोजली इनटू इट, तो जून के मंथ के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा कि जो है वो 30 डेज होते हैं. ठीक है, दिसंबर को भी आप करेक्ट कर लें, दिसंबर की जगह पे यहाँ पर आप जो है वो इसमें 31 डेज होते हैं. अक्टूबर में भी हमारे पास 31 डेज होते हैं. मार्च में भी हमारे पास 31 डेज होते हैं. तो जून जो है वो इसमें से करेक्ट चॉइस बनती है, राइट चॉइस बनती है, नॉट दिसंबर बल्कि जून जो है हमारे पास करेक्ट चॉइस बनती है, क्योंकि उसके अंदर 30 डेज है, वो 30 डेज का मंथ है, और बाकी सारे जितने भी मंथ्स हैं वो 31 डेज के मंथ्स हैं. नेक्स्ट है जी चूज द ऑड वन आउट. वन आउट, स्केयर, रेक्टेंगल, क्यूब, ट्राइंगल. भाई स्केयर भी 2D फिगर है, रेक्टेंगल भी 2D फिगर है, ट्राइंगल भी 2D फिगर है. तो दीज आर ऑल 2D फिगर्स. तो ये सारी की सारी 2D फिगर्स हैं. तो ये सारी की सारी क्या है, 2D फिगर्स हैं. तो ये सारी की सारी क्या है, वो 2D फिगर्स हैं. चूज द ऑड वन आउट. बेजल, ब्लैक पेपर, मायोनीज, दिल. ठीक है, सो बेजल इज अ हर्ब, ब्लैक पेपर इज अ हर्ब, दिल इज अ हर्ब, मायोनीज तो हर्ब नहीं है ना, तो ये इनसे डिफरेंट है. ठीक है, अ क्लॉक शोज 4:20 PM, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड. अच्छा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए.
ऐसा क्वेश्चन अक्सर पेपर में होता है और डिफरेंट चीजों के साथ होता है और फिर हमें कंफ्यूजन का बायस बनता है। देखिए, अगर मैं क्लॉक ड्रॉ करता हूं अगर मैं क्लॉक ड्रॉ करता हूं तो क्लॉक में ये 12 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर कहीं पर 7 होगा, 8 होगा, 9, फिर यहाँ पर 7 होगा, 10 होगा और फिर यहाँ पर 11। सो क्या है कि 12 से 1 तक जब हम मूव करते हैं तो हम 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर मैं मिनट्स हैंड की बात करता हूँ, तो अगर पहले तो मैं ड्रॉ करता हूँ कि 4 PM कब होंगे, तो कॉमन सेंस की बात है 4 PM तब होंगे कि जब ओवर हैंड जो है वो 4 के ऊपर होगा और मिनट हैंड जो है वो 12 के ऊपर होगा। अब 4:20 का मतलब क्या है कि 5 मिनट्स ये, 5 मिनट्स फिर ये, फिर 5 मिनट्स ये और फिर 5 मिनट्स ये। तो ये जो 12 वाली हैंड था, जो 12 पे था जब 4 PM हो रहे थे कंप्लीट, यानी मिनट हैंड था, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो 4:20 के ऊपर आवर हैंड भी सेम पोजीशन के ऊपर है और मिनट हैंड भी सेम पोजीशन के ऊपर है। सो इट मीन दे बोथ आर पैरेलल, व्हेन दे आर एट सेम पोजीशन, तो उनके बीच में तो कोई एंगल नहीं है ना, 0 डिग्रीज का एंगल होगा। सेम गोज अगर हमारे पास वो कहता है कि 3:15 PM है, तो 3 कहां पर होंगे, 3 के लिए ओवर हैंड 3 के ऊपर होगा। 15 का मतलब क्या, मैंने बताया ना कि हर एक जो है वो 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पूरे 3 तो यहाँ पर बचते हैं, लेकिन जब 3:15 होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो अगर 3:15 है तो उस केस में भी 0 डिग्री एंगल है, 5:25 है तो 0 डिग्रीज का एंगल है, 6:30 के ऊपर 0 डिग्रीज का एंगल है। तो ये देख के आपने करना होता है कि जब पैरेलल आएंगे तो उनके बीच में देयर इज नो एंगल बिटवीन। एंड यस, अगर एंगल्स की बात की जाए तो क्लॉक क्योंकि कंप्लीट सर्कल होती है तो 360 डिग्री की कंप्लीट रोटेशन होती है, और 12 के ऊपर क्योंकि ये डिवाइड होती है, तो दो नंबर्स के बीच में यानी 12 और 1 के बीच में अगर एंगल्स की बात की जाए तो 30 डिग्री का एंगल है। 30 डिग्री का एंगल ये है, फिर 1 से 2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का एंगल है, सारे के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें ताकि क्लॉक रेलिवेंट अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप जो है वो फिर इंशाल्लाह कर सकेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरे पास पोर्शन है जी, वो एनोलॉजीज का पोर्शन है। ऑल्दो सम फील्ड्स के अंदर एनोलॉजीज जो है वो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो वर्बल या एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन है उसके अंदर एनोलॉजीज के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स के जिनका पोर्शन एनालिटिकल के बजाय आईक्यू का जो पोर्शन है उनका वर्बल रीजनिंग कहलाता है। ठीक है। एंड अगर इसकी हम बात करते हैं तो एनोलॉजीज को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे क्या है कि जो भी आपके पास गिवन पेयर ऑफ वर्ड है, सबसे पहले आप उनका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें कि उनके बीच में क्या ताल्लुक है या उनके बीच में क्या रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास गिवन है या बताया गया है या हमें यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो दिया गया है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद जो है वो आपने देखना है कि जो आस्ट वर्ड है उसके हवाले से कौन सी क्लोजेस्ट चॉइस जो है वो वहां पर बनती है, राइट जी। सो बुक ऑथर, सो अ बुक इज रिटन बाय ऑथर, तो सेम गोज यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रिएटर का रिलेशनशिप है कि किसने उसको लिखा है या बनाया है। तो पेंटिंग को क्रिएट करने वाले को हम क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। नो डाउट ब्रश से पेंटिंग को पेंट किया जाता है, बट यहाँ पे क्रिएटर की बात हो रही है। पेंटिंग में कलर्स होते हैं, पेंटिंग का डिस्प्लेड इन गैलरी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनता है, क्रिएटर के रिलेशनशिप के हवाले से आर्टिस्ट का बनता है। सो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, बर्ड नेस्ट। सो यहाँ पे प्लेस ऑफ लिविंग का रिलेशनशिप है, अगर मैं गिवन पेयर ऑफ वर्ड में देखूं तो बर्ड जिस जगह पे रहता है उसको नेस्ट नेस्ट कहते हैं। बी जहां पर रहती है, बी नो डाउट हनी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, फ्लावर से वो नेक्टर एक्सट्रैक्ट करती है, उसके घर में वैक्स भी होती है। लेकिन बी जिस जगह पे रहती है उसका जो प्लेस, उसका जो हैबिटेट है, जो प्लेस ऑफ लिविंग है, वो हाइव कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो हाइव कहलाता है। सो बी जो है वो उसका जो रहने की जगह है वो हाइव कहलाती है। तो ये वजह है कि हाइव जो है वो यहाँ पर करेक्ट चॉइस बनेगा। स्वॉर्ड वॉरियर, सो स्वॉर्ड वॉरियर, स्वॉर्ड इज यूज्ड बाय वॉरियर, सो वॉरियर का वेपन है स्वॉर्ड, यानी उसका वो टूल है या वेपन है ये जिससे वो ऑपरेट करता है, जिससे वो क्या कर रहा है, जिससे वो ऑपरेट कर रहा है। तो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप जो है ना, स्टेथोस्कोप जो है वो क्या है, सो स्टेथोस्कोप इज यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट्स। सो डॉक्टर का टूल है, तो स्टेथोस्कोप डॉक्टर का टूल है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट चॉइस डॉक्टर बनेगा। प्यूपल आई, सो आई का पार्ट है प्यूपल। फिंगर जो है वो पार्ट है, किसका पार्ट है वो हमारे हैंड का पार्ट है। लेकिन ये बात नहीं है, अगर आप गौर करें तो आई का पार्ट जो है वो प्यूपल है। सो पार्ट पहले है, ठीक है, यहाँ पे नेल का भी ऑप्शन है, तो फिंगर का पार्ट तो नेल है, इट्स द पार्ट ऑफ फिंगर। लेकिन यहाँ पर पार्ट पहले है, जो ऑर्गन है वो बाद में है।
तो नो डाउट फिंगर तो हैंड पे होती हैं, लेकिन फिंगर के ऊपर नेल्स होते हैं। सो राइट ऑप्शन नेल बनता है, हैंड या पाम या रिस्ट नहीं करना हमने। नेक्स्ट है जी हमारे पास ऑडोमीटर डिस्टेंस। सो डिस्टेंस मेजर करता है, जो जो डिवाइस डिस्टेंस मेजर करती है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर कहते हैं। हमारी गाड़ियों के ऊपर एक स्पीडोमीटर होता है और साथ ही एक ओडोमीटर होता है जो बता रहा होता है कि कितना डिस्टेंस जो हमने ट्रेवल करा है। सो थर्मोमीटर क्या मेजर करता है? टेम्परेचर मेजर करता है, हीट नहीं मेजर करता। फीवर मेजर करने के लिए नो डाउट उसको डॉक्टर यूज करते हैं, बट वो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर ही मेजर कर रहे होते हैं। और प्रेशर मेजर करने की जो डिवाइस यूज होती है वो बैरोमीटर कहलाती है। वो तो बैरोमीटर कहलाती है। तो उसको तो हम लोग क्या कहते हैं? उसको तो हम लोग बैरोमीटर कहते हैं, तो वो तो बैरोमीटर कहलाती है। तो थर्मोमीटर जो मेजर किया जाता है वो टेम्परेचर से, टेम्परेचर मेजर करता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फिश वाटर। फिश जो है वो वाटर में रहती है। कैमल जो है नो डाउट जंगल में भी ट्रैवल कर सकता है, आइस पे भी कर सकता है, ग्रासलैंड में भी कर सकता है, लेकिन वो बेसिकली डेजर्ट में पाया जाता है। कैमल का तो टाइटल भी है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट। सो अल्लाह ताला ने कैमल को इस तरीके से बनाया है कि वो फॉर डेज अपनी फूड और अपना वाटर जो है अपनी बेली में क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, और वो सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट की हार्श कंडीशंस को, डेजर्ट के अंदर आने वाले तूफान को। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसकी जो आईलिड्स हैं, आई लैशेज हैं, वो इस तरह से डिजाइन की हुई हैं, उसकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की हुई है। इवन कुरान में जो है वो इस चीज का जिक्र है। सो कैमल जो है वो डेजर्ट के अंदर जो है वो रहता है, जैसे फिश जो है वो वाटर में रहती है। क्लॉक टाइम, क्लॉक जो है मेजर करती है टाइम को, हमें टाइम बताती है। तो कंपास जो है वो हमें डायरेक्शन बताता है, स्पीड नहीं बताता है, डिस्टेंस या एंगल नहीं बताता, बल्कि हमें क्या बताता है? हमें डायरेक्शन बताता है। आर्किटेक्ट बिल्डिंग, शेफ क्या करेगा? सो आर्किटेक्ट डिजाइन करता है बिल्डिंग को। आर्किटेक्ट डिजाइन करता है बिल्डिंग को। एक रेसिपी को डिवाइस करने वाला, बनाने वाला कौन होता है? शेफ होता है। सो नो डाउट अ शेफ वर्क्स एट अ होटल, ही वर्क्स इन अ किचन, ही प्रिपेयर्स मील, बट यहाँ पर क्योंकि डिजाइन की बात हो रही है तो रेसिपी को वो डिजाइन करता है। आप ये कह सकते हैं कि डिवाइस करता है, अरेंज करता है, बनाता है। नेक्स्ट है जी पेन, राइट। सो अ पेन इज यूज फॉर राइटिंग। पेन जो है वो राइटिंग के लिए यूज होता है। सो नाइफ जो है वो कटिंग के लिए यूज होती है। इजी था ये। लीफ ट्री, लीफ ट्रीज के ऊपर होते हैं, पेटल्स जो है वो फ्लावर्स के ऊपर होते हैं, तो ये उसका पार्ट है। सो पार्ट का रिलेशनशिप है यहाँ पर। ठीक है, पार्ट की बात हो रही है, पार्ट का रिलेशनशिप है ये यहाँ पे। ठीक है, कीबोर्ड टाइपिंग, अब पर्पस बताया जा रहा है। सो कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग। अ स्टीयरिंग व्हील इज यूज टू ड्राइव और मैनूवर अ कार। सो ड्राइविंग के लिए यूज होता है। सन डे, सो सन जो है वो डे टाइम में होता है, मून जो है वो नाइट टाइम पे नजर आता है हमें। ठीक है, मून जो है वो नाइट टाइम पे नजर आता है। नो डाउट स्टार, स्काईज, अर्थ, तो स्टार भी हमें नजर आता है नाइट टाइम पे, स्टार्स भी नजर आते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि मून वो चीज जो कि रात में नजर आती है वो तो बताई गई है, तो कहाँ पर नजर आती है? तो यहाँ पर पहले उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, उस एंटिटी की बात हो रही है, फिर उस टाइम की बात है, तो डे का टाइम है। तो यहाँ पे अब टाइम आएगा, तो टाइम फिर नाइट का टाइम है जिसमें मून जो है वो विजिबल होता है। तो यहाँ पे हमारी नॉलेजेस जो है वो खत्म हुई। अब हम चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। तो लॉजिकल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि दो स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं और पूछा जाता है कि स्टेटमेंट से आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं या कौन सी बात जो है वो यहाँ से ट्रू बनेगी। तो सबसे पहले तो जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनको आपने बड़े गौर से, बड़े तवज्जो से आपने उनको देखना है, और उसके बाद जो है ना फिर आपने क्या करना है कि उसके बाद जो है फिर आपने उनको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट वन है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो स्टेटमेंट वन गिवन है ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सो पहली स्टेटमेंट है कि तमाम बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट टू है यहाँ पर कि सम बर्ड्स आर पेंगुइन्स, कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो पेंगुइन्स हैं। कुछ बर्ड्स जो हैं वो क्या हैं? पेंगुइन्स हैं। सम बर्ड्स आर पेंगुइन्स। सो वन इज ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सेकंड वन इज सम बर्ड्स आर पेंगुइन। और कंक्लूजन ये ड्रॉ किया जा रहा है कि सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई, सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई। तो कंक्लूजन यहाँ पर ये ड्रॉ किया जा रहा है कि सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई। सो कंक्लूजन ये है। तो क्या ये कंक्लूजन करेक्ट है? तो हमने जेनेरिक स्टेटमेंट्स को नहीं देखना होता, बल्कि उसके मुताबिक हमने आंसर देने होते हैं कि जो आंसर या रीजनिंग जो है वो आपके पास यहाँ पर गिवन होती है। ठीक है, तो सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई, सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई, सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई, सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई। तो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई उसने कहा, फिर उसने कहा कि सारे बर्ड्स पहले जो है वो उसने कहा कि वो फ्लाई कर सकते हैं। फिर उसने कहा कि कुछ बर्ड्स जो हैं वो पेंगुइन्स हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं सम बर्ड्स आर पेंगुइन। तो इन रियल तो पेंगुइन्स नहीं फ्लाई करते, उड़ते नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट के मुताबिक क्योंकि सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं और फिर कुछ बर्ड्स जो है वो पेंगुइन है,
तो वो कुछ बर्ड जो कि पेंगुइन है वो भी तो फ्लाई कर सकते हैं, तो सम पेंगुइन्स कैन फ्लाई, दिस कंक्लूजन इज करेक्ट। तो ये कंक्लूजन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो आपने कंक्लूजन सोलोगिज्म के अंदर उस पर स्टार्ट करना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, ऊपर वाले से मिलता जुलता है, सिमिलर है ये, ठीक है। कह रहा है ऑल फ्लावर्स आर प्लांट्स, सारे फ्लावर्स जो है वो प्लांट्स हैं। फिर कह रहा है कि सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम प्लांट्स आर ट्रीज, तो वो प्लांट्स, सारे फ्लावर्स प्लांट्स हैं, तो कुछ प्लांट्स ट्रीज हैं, तो वो प्लांट्स जो फ्लावर्स हैं वो ट्रीज भी होंगे, तो सम ट्रीज आर फ्लावर्स, तो ये बात करेक्ट है, यहाँ से डिड्यूस की जा सकती है इसके मुताबिक। तो आपने यहाँ से जनरल लाइफ के मुताबिक नहीं देने, बल्कि उसके मुताबिक देने हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन है। कह रहा है नो डॉग्स आर कैट्स, कह रहा है कोई डॉग्स कैट्स के बराबर नहीं है। फिर कह रहा है कि ऑल कैट्स आर मैमल्स, सारी कैट्स जो है वो मैमल्स हैं। तो कह रहा है कि क्या नो डॉग्स आर मैमल्स, ये कंक्लूजन क्या होगा, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। तो उसने कहा था कि कोई डॉग जो है वो कैट नहीं है, और उसने कहा था कि कैट सिर्फ मैमल्स हैं, तो डॉग्स तो मैमल्स नहीं है ना इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक, तो नो डॉग्स आर मैमल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है यानी करेक्ट है, तो दिस विल बी करेक्ट। आगे चलेंगे अब हम लोग, कह रहा है ऑल पेन्स आर ब्लू, सम ऑब्जेक्ट्स आर कॉस्टली, विच कंक्लूजन डेफिनेटली फॉलोज। तो अब सम टाइम्स क्या होगा कि स्टेटमेंट दे के आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा, कंक्लूजन का ट्रू या फॉल्स होना या करेक्ट या इनकरेक्ट होना नहीं, बल्कि आपसे कंक्लूजन जो है वो इन्फर करवाया जाता है। तो कह रहे हैं ऑल पेन्स आर ब्लू, सारे पेन्स जो हैं वो ब्लू हैं, ऑल पेन्स आर ब्लू। फिर कहा जा रहा है कि सम ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर कॉस्टली। तो एक बात ये पता चली कि सारे पेन जो हैं वो यहाँ पर क्या हैं, सारे पेन जो हैं वो ब्लू हैं, सारे पेन जो हैं वो ब्लू हैं। एक बात तो हमें ये पता चली कि सारे पेन्स ब्लू हैं। फिर हमें ये पता चल रहा है कि कुछ ब्लू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, वो कॉस्टली हैं, कुछ ब्लू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कॉस्टली हैं, सम ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर कॉस्टली। ऑल पेन्स आर ब्लू एंड देन इट सेज दैट सम ब्लू ब्लू ऑब्जेक्ट्स आर कॉस्टली, इट मीन्स के वो पेन जो कि ब्लू हैं वो कॉस्टली भी होंगे। तो हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि सम पेन्स आर कॉस्टली, ठीक है, सम पेन्स आर कॉस्टली, तो सम पेन्स आर कॉस्टली जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है, वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग एंड अरेंजमेंट के एमसीक्यूज है। इसके अंदर पहला एमसीक्यू है, ठीक है, पहले इसको देखते हैं, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीकाकार बताता हूँ। कह रहा है कि जी 5 पर्सन A B C D and E आर सिटिंग इन अ रो, 5 लोग हैं जिसमें हैं A B C D and E, दे आर सिटिंग इन अ रो, so they are sitting in a row. So first is A is to the left of B, A is sitting to the left of B, so A is sitting to the left of B, so here is A, here is B, so A is at the left of B, D is to the right of E, D जो है वो E के राइट पे बैठा हुआ है, तो D जो है वो E के राइट पे बैठा हुआ है, तो ये E है, E का राइट ये साइड बनती है, तो D यहाँ पर बैठा हुआ है। E is between A and D, E जो है वो बिटवीन ए एंड डी है, तो ये बात हमारी ऑलरेडी करेक्ट चल रही है कि ए यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ई जो है वो इनके बीच में है। अब बी ने तो क्रूशली यहीं पे ही आना है, क्योंकि बी के लेफ्ट के ऊपर जो है वो ए बैठा हुआ है, क्योंकि कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि ए इज लेफ्ट टू द बी। तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में जहां पे कहीं पे अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं इनको, तो हम क्या करेंगे कि हम इनको यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। सो ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, सो ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ बी, D is to the right of E, D is sitting to the right of E, ठीक है, सो वो E के राइट पे है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट C सिटिंग एट द राइट मोस्ट एंड, कह रहा है C जो है वो राइट मोस्ट एंड पे है, C जो है वो सबसे राइट मोस्ट एंड के ऊपर है, C जो है ना वो राइट मोस्ट एंड के ऊपर है, C जो है वो राइट मोस्ट एंड के ऊपर है, ठीक है, C जो है वो राइट मोस्ट साइड के ऊपर बैठा हुआ है, C जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, C जो है वो राइट मोस्ट एंड के ऊपर बैठा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि हु इज सिटिंग इन द मिडिल, दरमियान में कौन बैठा हुआ है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, दरमियान में कौन बैठा हुआ है, ये पूछा जा रहा है आपसे कि हु इज सिटिंग इन द मिडिल, दरमियान में यहाँ पर कौन बैठा हुआ है। तो हु इज सिटिंग इन द मिडिल, इनके दरमियान में कौन है, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, ठीक है जी, हु इज सिटिंग इन द मिडिल, तो मिडिल में कौन बैठा हुआ है। तो इनके दरमियान में, इनके मिडिल में अगर आप देखें तो ई बैठा हुआ है, क्योंकि दो ही लोग बैठे हुए हैं ई की लेफ्ट साइड पे और दो ही लोग बैठे हुए हैं राइट साइड पे, तो ई इज द आंसर हेयर।
तो अरेंजमेंट के क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपने क्या करना है कि जो चीज़ें या जो सिनेरियो आपको गिवन है उसको आपने ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद जो है आपने कंक्लूजन जो है वो अपना इन्फर करना है, देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। मंडे वॉज यस्टरडे, व्हाट डे विल कम आफ्टर टुमारो। अगर गुजरे हुए कल पे मंडे था, यानी कल अगर मंडे था, तो आज क्या है, फिर आज ट्यूसडे है। पूछ क्या रहा है, व्हाट डे विल कम आफ्टर टुमारो। टुमारो क्या होगा, वेनेसडे होगा। वेनेसडे के बाद कौन सा दिन आएगा भाई, थर्सडे आएगा। थर्सडे आएगा। ठीक है जी। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं 5 एजुकेशनल फिल्म्स ए बी सी डी एंड ई आर टू बी शोन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। द फिल्म्स आर टू बी शोन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशंस। 5 एजुकेशनल फिल्म्स हैं जिनके नेम क्या है, ए बी सी डी एंड ई है। दे आर टू बी शोन टू अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड दीज फिल्म्स आर टू बी शोन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी। A must be shown earlier than C. B must be shown earlier than D. B जो है वो D से पहले दिखाई जाएगी। एंड E should not be the fifth film। तो 3 कंडीशन है, A ने C से पहले प्ले होना है, B ने D से पहले दिखाया जाना है, और B को D से पहले दिखाया जाना है, और E जो है वो फिफ्थ नंबर पे नहीं हो सकती। इन केस D and E are shown as far apart from each other as possible, which of the following would be true। कह रहा है कि डी और ई जो है उनके बीच में सबसे ज्यादा अगर फासला रखा जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। क्वेश्चन में यह है कि डी और ई के बीच में सबसे ज्यादा फासला रखना है, तो उनके बीच में क्या पॉसिबिलिटी होगी। सो बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी। तो बी ने तो पहले आना है किससे, डी से। तो पहले तो हम क्या करते हैं, बी आ जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा डी। अब ई फिफ्थ फिल्म नहीं हो सकती। अब एक तरीका कार तो ये था कि ई को सबसे आखिर में रखा जाता ना, 5 फिल्म थी, तो उस केस में फिर डी और ई के बीच में सबसे ज्यादा फासला होता। बी को तो डी से पहले रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि सिचुएशन क्या है कि बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी। ये सिचुएशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं, और वो काम हम ये कर सकते हैं कि अब ई को हम इस एंड पे तो नहीं रख सकते, ई को हम यहाँ पे फर्स्ट एंड पे रख लेते हैं। ई फर्स्ट फिल्म थी, ई के बाद फिर मैंने क्या दिखाया, ए को प्ले किया, क्योंकि ए ने पहले आना है, सी ने बाद में आना है, और फिर बी ने पहले आना है और डी ने उसके बाद आना है। सारी कंडीशंस क्या फुलफिल हो रही है इस अरेंजमेंट को, जरा रीचेक कर लेते हैं। कहते हैं ना, ए मस्ट बी शोन अर्लियर देन सी, सो दिस कंडीशन इज बीइंग फुलफिल्ड। बी मस्ट बी शोन अर्लियर देन डी, दिस कंडीशन इज आल्सो बीइंग फुलफिल्ड। ई शुड नॉट बी द फिफ्थ फिल्म, सो दिस द फर्स्ट फिल्म, द सेकंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन। तो फिफ्थ में मैं ई को तो रख नहीं सकता था, ई को फिर इसलिए मैंने फर्स्ट पे रख लिया था कि ई और डी के बीच में मैक्सिमम फासला आ जाए। क्योंकि कह रहा है ना कि अगर डी और ई को सबसे दूर रखा गया है तो क्या कंडीशन होगी, तो फिर क्या कंडीशन होगी। बी इज शोन अर्लियर देन सी, नो, बी तो बाद में है, सी पहले है। सी इज शोन अर्लियर देन ई, नहीं भाई, ई पहले है, सी बाद में। डी इज शोन अर्लियर देन ए, नहीं, ये भी गलत है। ए की बात फिर ठीक बन रही है कि ई इज शोन अर्लियर देन बी, ई पहले है, बी उसके बाद में। ई फर्स्ट नंबर पे प्ले हुआ है, और बी जो है वो फोर्थ नंबर के ऊपर प्ले हुआ है, प्ले हुई है मूवी जो है या फिल्म जो है। So E is shown earlier than B. So this is the only correct condition. This is the only condition which must be. Now जी क्वेश्चन नंबर 38, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, had been asked in the exam many times. So मैं इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इन हाउ मेनी वेज, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 8 people can be seated around a round table, ठीक है, seated at around a round table such that two specific people not sit together, such that two specific people not sit together, two specific people do not sit together, कि दो स्पेसिफिक लोग जो है ना वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे। तो पहली चॉइस है 5040, सेकंड है 5760, थर्ड है 3600, एंड फोर्थ चॉइस है 7200। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो क्या है, और क्या कुछ रूल्स हैं राउंड टेबल और स्ट्रेट अरेंजमेंट के क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे आपने काउंटिंग के अंदर काउंटिंग बेस्ड अरेंजमेंट जो है वो आपने करनी है। मैं समझाना चाहता हूँ, फिर वील मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन। देखिए, जब भी आपके पास सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपने एक बात याद रखनी है कि सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर आपने चीज़ों को जो अरेंज करना है, अगर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास n है, तो उसमें से जो अरेंजमेंट आपने रखनी है वो n-1 होल फैक्टोरियल रखनी है।
For example, if somebody is, if a question is telling you, the examiner is asking you to arrange 10 people in a circular order, so the total number of arrangements will be 10 minus 1 whole factorial. So if you want to arrange 100 things in circular order, so the arrangement will be 100 minus 1 ka whole factorial. If you want to arrange 4 people in circular order or 4 things in circular order, the arrangement will be 4 minus 1 whole factorial. So for the circular arrangement, the total number of arrangements is always 1 less than the total given in the question. ठीक है, सो n माइनस वन होल फैक्टोरियल ली जाती है जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट्स हैं. ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट्स हैं और ऐसा कोई सर्कुलर का सिस्टम नहीं है, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट्स हैं आपके पास. ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये n मैंने बीच में लिख दिया. सो स्ट्रेट लाइन अगर अरेंजमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स n ही ली जाएंगी. अगर 10 पीपल हैं तो वो सिंपली 10 फैक्टोरियल आ जाएंगे, अगर 100 है तो 100 फैक्टोरियल आ जाएंगे. चार चीज़ों को डिवाइड को मैंने अरेंज करना है इन द स्ट्रेट ऑर्डर, तो फिर वो मेरे पास 4 फैक्टोरियल आ जाएगा. तो उस केस में n फैक्टोरियल चलता है. सर्कुलर के केस में टोटल हमेशा जो है वो n माइनस वन होल फैक्टोरियल चलता है. एंड फॉर दो स्टूडेंट के जिनको फैक्टोरियल का आइडिया नहीं है, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड और सम अदर बैकग्राउंड, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि इफ आई एम राइटिंग 5 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. अगर मैं 10 फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो 10 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1. तो 10 से लेके 1 तक चलेंगे. तो जो भी n है, n से लेके आप 1 तक चलेंगे. तो एनीवेज, सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर n माइनस वन फैक्टोरियल, एंड फॉर स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट्स द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर n फैक्टोरियल, जो भी नंबर वहां पर गिवन है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट. अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा. Now coming back to this question, can in how many ways 8 people can be seated around a round table? Round table means a circular arrangement. It means that it's a circular arrangement and that two specific people do not sit together. And two specific people do not sit together. ये दो स्पेसिफिक लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ ना बैठेंगे. तो दो स्पेसिफिक लोग साथ ना बैठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले नॉट सिटिंग टुगेदर निकालना है ना, बिकॉज टू स्पेसिफिक पीपल आर नॉट सिटिंग टुगेदर, are not sitting together. इसके लिए क्या होगा, आप टोटल अरेंजमेंट्स में से इन विच दे आर सिटिंग टुगेदर उसको आप माइनस कर लेंगे. एंड व्हेन टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर दे आर काउंटेड एज वन. एक और रूल याद रखें अरेंजमेंट का, व्हेन टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर या व्हेन टू बुक्स आर आस्क्ड टू बी प्लेस्ड टुगेदर, तो दे विल बी काउंटेड एज वन. उनको आप एक काउंट करेंगे, उनको आपने एक काउंट करना है. तो व्हेन टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर, तो फिर आपने उनको एक काउंट करना है. ठीक है, फिर आपने उनको एक काउंट करना होता है. तो मैं क्या करता हूं कि मैंने वो अरेंजमेंट बतानी है कि जिसमें से 8 लोग एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, लेकिन 2 लोगों ने साथ नहीं बैठना. तो साथ नहीं बैठना मैं कैसे निकालूंगा, मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा इन विच दे आर सिटिंग टुगेदर, तो मेरे पास नॉट सिटिंग टुगेदर आ जाएगा. तो टोटल अरेंजमेंट, क्योंकि 8 लोग हैं तो रूल क्या है सर्कुलर अरेंजमेंट का, 8 माइनस वन होल फैक्टोरियल हो जाएगा. सो टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएंगी 7 फैक्टोरियल. 7 फैक्टोरियल. तो 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब हम लोग. 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा इज 120. 120 इंटू 6 आ गया मेरे पास. तो 120 इंटू 6 कर लेंगे. 6 0 जा 0, 6 2 जा 12 का 2, 1 चला गया कैरी, 6 1 जा 6, 7 हो गया. 720 हो गया यहाँ तक. और 720 को आगे फिर फर्दर 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 7 0 0, 7 2 जा 14 का 4, 1 चला गया कैरी, 7 7 जा 49, 49 में 1 ऐड करेंगे. तो टोटल अरेंजमेंट्स बन गई मेरे पास 5040. सो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गई हमारे पास, अरेंजमेंट्स आ गई 5040. अब नॉट सिटिंग टुगेदर निकालने का मैंने आपको क्या बताया कि सबसे बेस्ट वे ये है कि आप सिटिंग टुगेदर में से टोटल में से सिटिंग टुगेदर को माइनस कर लेंगे, आपके पास नॉट सिटिंग टुगेदर आ जाएगा. एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी क्रूशियल बात यह है कि जब 2 लोगों को साथ बिठाना है या 2 बुक्स को एक साथ रखना है या 2 बीड्स को एक साथ ऐड करना है, तो आपने ये याद रखना होगा कि यह आपने देखना होगा कि आपने क्या करना है कि आपने उनको एक एंटिटी काउंट करना है. तो जब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टू स्पेसिफिक पीपल आर सिटिंग टुगेदर,
सो लेट मी ड्रॉ राउंड टेबल, ठीक है। और इस राउंड टेबल के ऊपर जब दो लोग साथ बैठेंगे तो टोटल लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 लोग टोटल हैं। तो लेट सपोज के 1 और 2 ने इकट्ठे बैठना है, तो एक अरेंजमेंट ये बनती है कि पहले 1 बैठा हुआ हो और उसके बाद 2 बैठा हो। फिर सेकंड अरेंजमेंट क्या बनती है कि पहले 2 बैठा हो और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 बैठा हुआ हो। तो दे बोथ ऑफ देम विल बी सिटिंग टुगेदर। और जब दो लोग साथ बैठेंगे तो दे विल बी काउंटेड एज 1। तो 1 और 2 को अब हमने एक काउंट करना है, तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 7। तो फिर टोटल अरेंजमेंट्स हो जाएंगी 7 फैक्टोरियल। टोटल टोटल अब हो गए 7। अब 7 में से एक फर्दर मजीद काम करेंगे, एक मजीद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, वो सर्कुलर अरेंजमेंट है। तो अब टोटल हो गई है 7, और सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए n-1 होता है, तो 7 - 1 होल फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, एंड 24 5 इज 120, एंड 126 इज 720। तो ये 720 बनेंगी। तो एक 720 बनेगा जब 1 पहले बैठा हुआ है और सेकंड बाद में बैठा हुआ है, बट दे आर सिटिंग टुगेदर। व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर तो फिर 2 पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। ये भी तो एक सिचुएशन बन सकती है, एक सिचुएशन भी तो बन सकती है। तो उस केस में भी तो टोटल 7 हो जाएंगे। एंड 7 में से एक माइनस करेंगे हम लोग, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट का एक केस है कि एक माइनस करके काउंट किया जाता है, तो 720 वो आ जाएगा। तो टोटल अरेंजमेंट यहाँ पर कितनी बनी है? स्ट्रैटेजी हमने क्या लगाई कि हमने कहा जी टोटल अरेंजमेंट जो है वो 5040 आ गई। उसमें से 720 एक वो अरेंजमेंट बनती है जब 1 पहले पे बैठा हुआ है और सेकंड बाद पे बैठा हुआ है, बट दे आर टुगेदर। फिर सेकंड पहले पे आ गया और फर्स्ट बाद में आ गया, एंड स्टिल दे आर टुगेदर। तो 720 अरेंजमेंट्स वो बनती है। तो टोटल अरेंजमेंट्स 5040, एंड 720 प्लस 720 टोटल 1040 बन जाएगा। और ये जो 1040 बनेंगे, ये जो 1040 नहीं बल्कि 1440 बनेगा। 720 और 720 1440 बनेगा। 1440 जो है इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 5040 में से जब 1440 को हम माइनस कर लेंगे तो टोटल अरेंजमेंट इन विच दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर जो है वो 3600 आ जाएंगी। ठीक है, 3600 आ जाएंगी। चॉइसेस को यहाँ पे करेक्ट कर लें। 3600 जो है वो यहाँ पर करेक्ट चॉइस बनता है। चॉइसेस यहाँ पर मिस टाइप है, तो ये करेक्ट इसका 3600 बनता है, और इसका आंसर है ही 3600 इसका आंसर है। ठीक है, ये चॉइसेस जो है वो मिस टाइप हुई है, टोटल के लिए उनके लिए लिखी गई है। तो 3600 बनता है व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर। ठीक है, तो व्हेन दे आर सिटिंग टुगेदर टोटल नंबर ऑफ जो अरेंजमेंट बनती है वो 3600 बनती है। तो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ दिस क्वेश्चन। रीकैप क्या है कि मैंने आपको पहले बात ये बताई कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी हम क्विक ओवरव्यू कर रहे हैं, तो क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा सर्कुलर अरेंजमेंट का, तो आपने ये याद रखना है कि टोटल में से एक माइनस करके अरेंज करना होता है। तो आपके वर्बल रीजनिंग आईक्यू या एनालिटिकल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है कि टोटल में से एक जो है वो आपने माइनस करना होता है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स उनकी कितनी बनेंगी? 8 - 1 यानी 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल क्या बना? 5040। अब हमने तो अरेंजमेंट वो निकालनी है कि इन विच दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन विच दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर, इन विच दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर। सो फ्रॉम टोटल अरेंजमेंट्स हम क्या कर लेंगे? इन विच दे आर सिटिंग टुगेदर, हम उसको माइनस कर लेंगे। अब सिटिंग टुगेदर के भी दो केसेस बनते हैं। या तो 1 पहले बैठा हुआ हो, लेट सपोज के 1 पे अली बैठा हुआ है और सेकंड पे उस्मान बैठा हुआ है, और ये कहा गया है कि भाई इन दोनों ने साथ बैठना है। अली पहले बैठे हुए हैं, उस्मान बाद में बैठे हुए हैं, तो एक अरेंजमेंट ये हो सकती है। और सेकंड अरेंजमेंट में टुगेदर में ये हो सकता है कि उस्मान पहले बैठे हुए हों और फिर अली बाद में बैठे हुए, राइट। तो दोनों इकट्ठे बैठे हुए, और जब दो लोग इकट्ठे बैठे होंगे, या क्वेश्चन में ऐसे आ रहा था कि बुक्स को आपने इकट्ठे अरेंज करना है, तो वो जो बुक्स इकट्ठी अरेंज करनी है, अगर उनको कहा गया कि इंग्लिश और उर्दू की बुक्स सपोजिटली अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कह दिया कि भाई इकट्ठा इकट्ठा रखना है, आपने उनको इकट्ठा प्लेस करना है, तो फिर आप उनको एक काउंट करते हैं। तो जब इनको एक काउंट करेंगे तो अब टोटल 8 के बजाय ये हो जाएंगे 7। और सर्कुलर का रूल है कि 7 में से एक यानी एन में से एक माइनस होकर होगा। तो 720 बन जाएगा केस वो जब अली पहले और उस्मान बाद में है, और 720 वो केस बन जाएगा जब उस्मान पहले और लेट से अली बाद में। तो टोटल अरेंजमेंट जो है वो 3600 जो है वो यहाँ पर बनेंगी। तो टोटल अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर फिर इन विच दे आर नॉट सिटिंग टुगेदर जो है वो 3600 बन गई। क्यों? क्योंकि टोटल अरेंजमेंट 5040 थी, सिटिंग टुगेदर की 1440 थी, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 3600 आ गया। तो ये अरेंजमेंट वालों का आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, कह रहा है रीअरेंज द लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है।
सो मीनिंगफुल वर्ड का जब भी क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है भाई, सॉलिड मार्क्स होते हैं, इसमें मार्क्स को मिस नहीं करना होता, किसी वर्ड को एक तो रिपीट नहीं करना। अगर ऑलरेडी पहले से कोई अल्फाबेट या लेटर रिपीटेड है तो वो तो आप रिपीटेड यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर सी रिपीटेड है, ए को आप डबल नहीं यूज कर सकते, टी को आप डबल यूज नहीं कर सकते, आई को या आर को आप यूज नहीं कर सकते। तो इसमें से अरेंजमेंट यही बनती है, आर्किटेक्ट बनती है, क्योंकि अगर आप देखें तो ए है, आर है, सी ये वाला, फिर टी है, फिर सी ये वाला, और फिर ये आए पड़ा हुआ, तो आर्कटेक बन रहा है। बाकी सब जो हम इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बाकी अगर फॉलो कर भी रहे हैं लेटर्स के मतलब में, लेकिन वो फिर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहे भाई। एक्टियर या कार्टिया या आर्टिया, दे आर नॉट वर्ड्स, आर्कटेक इज अ वर्ड। तो आर्टिक जो है वो ये जो है ना वो वर्ड बनता है, ठीक है। और आर्टिक जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट ओशन है। सो दो स्टूडेंट्स हु हैव जीके इन देयर टेस्ट, सो आर्टिक इज द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, इसको अरेंज करना है तो लैपटॉप बनता है वर्ड, ये आसान है। ठीक है, तो अगेन स्ट्रैटेजी वो रखनी है कि रिपीट उसी को करना है जो क्वेश्चन में रिपीटेड है लेटर, खुद से रिपीट रेपिटेशन नहीं करनी। कह रहा है रीअरेंज लेटर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड, ये ब्रेसलेट बनता है। क्योंकि देखिए इसमें तो एल, इन तीनों में तो एल की ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है ना, यहाँ पे तो एल पड़ा हुआ है, लेटर एल एल अवेलेबल है, उसमें तो नंबर ऑफ लेटर्स ही काम हो गए हैं, तो वो तो कभी भी आंसर नहीं बन सकते। ठीक है जी, अब आते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। सम टाइम कोडिंग का बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, सम टाइम कोडिंग का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दिए हुए हैं, ताकि आपका एक जगह के ऊपर जो है ना वो रिवीजन हो जाए और आप रिवाइज हो जाए। इसके अलावा मैंने कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पूरा जो है ना एक लेक्चर भी जो है वो अपलोड किया हुआ, उसको भी आप देख सकते हो, सेपरेट भी देख सकते हो, उसके अंदर कंप्लीट जो है वो एक्सरसाइज है। ठीक है, वो भी आपके पास लिंक जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को करना कैसे होता है। यहाँ पर है फैशन, फैशन है, नीचे आ जाएगा इसमें ई सी यू, ई सी यू, के एम क्यू पी, ई सी यू के एम क्यू पी, ई सी यू के एम क्यू पी। तो फैशन, फैशन है, और नीचे उसके जो कोड गिवन है वो ई सी यू के एम क्यू पी है। राइट जी। अब पहले तो सबसे पहले ये देखा करें कि क्या इसमें सिंपल कोडिंग या डिकोडिंग है। सिंपल कोडिंग या डिकोडिंग क्या होगा? सिंपल कोडिंग या डिकोडिंग ये होगा कि आप जो है ना ये देखिए देखा करें कि कोई एक वर्ड या एक लेटर जो है या एक अल्फाबेट जो है वो आगे या पीछे की तरफ तो नहीं मूव हुआ हुआ या ड्रैग हुआ हुआ। तो देखने में तो हमें पहले ऐसे लग रहा है कि भाई एफ जो है ना लेट से वो एक जो है वो पीछे चला गया, क्योंकि ई है फिर एफ है। ठीक है, लेकिन ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ए से वो पहले जाता तो फिर जी आ जाता, एस से वो पहले जाता तो पी क्यू आर एस आर आ जाता, एच से पहले जाता तो मुझे ये ऑर्डर तो फॉलो नहीं हो रहा, ना ही ये एक फॉरवर्ड है। इट मीन्स यहाँ पे मैं प्रॉपर कोड निकालना पड़ेगा। हर जगह प्रॉपर कोड भी निकालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जहां पर जरूरत है, क्रूशल है, आपको निकालना पड़ेगा। इसका सबसे आसान काम क्या होता है कि क्योंकि 2 से 3 कोडिंग के क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करेंगे, जो रफ वर्क आपके पास गिवन है उसके ऊपर आप अल्फाबेट्स को कोड दे दें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, X Y एंड Z। ठीक है, XY एंड Z आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, सेवन्थ है, एट्थ है, नाइन्थ है, टेंथ है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ये 16 नंबर बनता है, ये 17 बनता है, ये 18 बनता है, ये 19 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। तो आपने सबको क्या किया कि एक नंबर जो है वो लॉट कर दिया, उन्हीं की अरेंजमेंट में लॉट कर। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि नंबर जो है, जो गिवन वर्ड है उसका नंबर क्या बनता है, उसके अंदर जो लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं उनका नंबर क्या बनता है, और जो गिवन कोड है उसका क्या बनता है। फिर आपने उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब देखें ना, एफ का क्या कोड बनता है 6, ए का बनता है 1, एस का क्या कोड बनता है, एस का कोड बनता है जी हमारे पास 19, एच का कोड क्या बनता है 8, आई का कोड क्या बनता है 9, ओ का कोड क्या बनता है 15,
एन का कोड क्या बनता है? एन का कोड बनता है हमारे पास 14, राइट। अब देखते हैं ई का क्या कोड है। सो ई बनता है 5, सी बनता है 3, यू बनता है 21, के बनता है 11, एम बनता है 13, क्यू बनता है 17 और पी बनता है 16। अब आपने क्या करना है कि आपने इनका डिफरेंस ले लेना है, डिफरेंस ले लेना है। तो हम डिफरेंस किसका लेंगे, याद रखिएगा, कोड में से वर्ड का डिफरेंस लेना है। तो याद रखने का शॉर्टकट क्या है, क्लास वर्क। तो क्लास वर्क मीन्स के कोड में से आप जो वर्ड है उसका डिफरेंस लेंगे, सी माइनस डब्ल्यू करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि भी हम किसका डिफरेंस लें। खैर डब्ल्यू में से सी का डिफरेंस लेके भी होता है, लेकिन आप किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो किया करें। तो 5 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। 3 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2। 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो यहां पर भी आ जाएगा +2। 11 में से हम 8 को माइनस करेंगे, ठीक है, कोड में से वर्ड को माइनस करते हैं। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3। 13 में से हम लोग 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4। 17 में से हम 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2। 16 में से हम 14 को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा +2। तो अब हमने जो इसका कन्वर्जन है वो हमने बना ली, कन्वर्जन हमारे पास आ गई। अब डिजीज का कोड हम कैसे निकालेंगे? तो वर्ड जिसका हमने कोड निकालना है वो है डिजीज, डी। आप उसको इस कोड के साथ जो मैप्ड कोड आया उसके साथ अटैच कर लेंगे, DISEAS एंड ई। अब डी को एक अल्फाबेट आपने पीछे लेकर जाना है, एक लेटर आपने पीछे लेके जाना है, क्योंकि -1 है। तो डी से पहले क्या होता है, सी। आई, आई को आपने 2 अल्फाबेट्स आगे लेके जाना है, तो क्योंकि आई में +2 हो रहा है, तो आई +2 करेंगे तो आई के बाद +2 पे क्या बनता है, के बनता है। एस को भी हम +2 करेंगे, एस के बाद +2 क्या बनता है, 1 और 2, ये यू बनता है। ई को हम +3 कर लेंगे, ई के बाद 3 कौन से बनते हैं, 1 2 3, एच आ जाएगा मेरे पास। ए को हम लोग +4 पे ले जाएंगे, ए के बाद 4 क्या बनता है, ए के बाद 4 जो है 1 2 बनता है, ई आ जाएगा। इसी तरीके से एस, और फिर एस को हम 2 पॉइंट्स आगे ले जाएंगे, 2 लेटर्स आगे ले जाएंगे तो वो क्या बनेगा, यू बनेगा। और ई को भी हम +2 पे आगे ले जाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, ई जब +2 पे आगे जाएगा तो वो जी पे चला जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, कोड आ जाएगा। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ इट। तो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ इट। तो रीकैप हम इसका कर लेते हैं। तो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, सबसे आसान इसमें मेथड क्या है कि आपने क्या करना है कि जितने भी जो अल्फाबेट्स हैं 26 के 26, 26 के 26, उनको आप कोड अलॉट कर देंगे, उनकी ऑर्डर के ऊपर, उनकी नंबरिंग के ऊपर। ठीक हो गया। अब फैशन जो है, फैशन जो है, फैशन का कोड गिवन था ECU KMQP। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने उनको नंबर्स अलॉट किए, फिर उनका डिफरेंस लिया। और डिफरेंस किसका लेना है, कोड में से गिवन वर्ड का लेना है। जो मैप्ड कोड आएगा आपके पास, ये जो मैप्ड कोड आ गया आपके पास, इसको अब आपने जो गिवन वर्ड जो गिवन है आपके पास, ठीक है, उसका जो आपने निकालना है, कोड निकालना है, उसके साथ रख के आप क्या करेंगे, सिंपली उसको वो शिफ्ट दे देंगे जो मैप्ड कोड के अंदर आई है। जिस तरह डी को -1 का शुरू दिया तो डी से एक पहले सी है, आई को आपने +2 का दिया तो आई के बाद नेक्स्ट 2 पे क्या आता है, के आता है। एस के बाद नेक्स्ट 2 पे क्या आता है, यू आता है। ई के बाद नेक्स्ट 3 पे क्या आता है, एच आता है, सो ऑन। तो इस तरह से आप जो है वो कोड जो है वो क्रिएट कर। समटाइम्स इस तरीके से होता है कि आपको पूरा लेंथी कोड जो है वो करना पड़ता है। तो इसकी एक टेक्निक ये भी है कि आप हाफ ऑफ द कोड भी निकालें, आप चॉइसेस को देखें तो वहां से चॉइसेस जो है ना वो आपके साथ क्या हो जाती हैं, मैप जो है वो हो जाती है और आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा, समटाइम्स क्या होगा कि आपके पास बड़ा इजी और बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होगा, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि मून का जो कोड है वो NPPM है, तो सन का कोड क्या होगा, सन का कोड क्या होगा। तो समटाइम्स इस तरह के बेसिक कोड्स भी होते हैं। तो मून का कोड क्या है, NPPM है। अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर क्या हो रहा है, एम के बाद एन है, ओ के बाद पी है, ओ के बाद पी है। ठीक हो गया। और
ठीक है, LMN, एम के बाद एन आता है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, OP, LMNOP, तो +1 हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है। ठीक है, और एन को उसने एम के साथ यानी एक दूसरे का कोड बनाए हुए, एम का कोड एन है, एन का कोड एन है। तो अब हम देखेंगे SUN का कोड क्या होगा, सन का कोड जो है ना वो हमारे पास क्या आएगा, तो SU और एन, तो एन का कोड तो कॉमन सेंस की बात है भाई, एम है, यहां पर गिवन है, ओ तो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, यू नहीं हो रहा। अच्छा आप देखें, एक वही स्ट्रेटेजी जो मैं कह रहा था, अब देखेंगे किस चॉइस के आखिर में एम है, एक ही चॉइस के आखिर में एम है, तो आप क्विकली क्या करें, टाइम बचाने के लिए इसको लगाएं और आगे चले जाएं। अब आप करके भी देख लें, PQRST, एस जब एक फॉरवर्ड जाएगा तो टी पे चला जाएगा, यू जब एक फॉरवर्ड जाएगा तो वी पे चला जाएगा, तो TVM ही कोड बनता है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट स्ट्रैटेजी भी बता दी, अगर कंप्लीट कोड निकालना चाहते हैं तो वो भी बता दिया। फिर समटाइम्स नंबर्स जो है वो कोडेड होंगे, जिस तरह ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है, भावल नगर का कोड ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो नगर का कोड क्या होगा, तो नगर भाई इसके लास्ट में पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो लास्ट फाइव पढ़े हुए हैं ये, 1 2 3 4 5, ये फिर 8 से चलेगा भाई, 8 9 10, 1 2 3 4 5, 8 9 10 11 12, तो यूं भी कोड आ जाता है, तो सब टाइम्स इस तरह से इजी कोड आ जाता है। अब ये देखिए, समटाइम्स कोड जो है वो अगेन इस तरह से होगा कि आप उसको क्विकली फाइंड आउट कर सकेंगे, जिस तरह ये है कि पी एक्स डब्ल्यू आर इज कोडेड फॉर रेन, इज कोडेड फॉर रेन, अगर ये कोडेड है फॉर रेन, तो यहाँ पर वही काम हुआ है, ये कोड जो है वो कंप्लीट निकालना पड़ेगा। तो पेन का कोड क्या होगा, तो अगर मैं देखूं तो रेन और पेन में ये AIN कॉमन है, AIN कॉमन है, तो AIN का कोड तो क्या है, XWR आ रहा है, तो ये तो XWR इसमें भी है, XWR इसमें भी है। आप देखते हैं पी का क्या कोड करना है, पी का क्या कोड करना है हमने, यहां पर आर का कोड पी है, ठीक है ना, ठीक है, तो आर का कोड क्या है, पी है, सो RAIIN, तो यहाँ पे क्या है, PXWR, XWR तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मसला आ रहा है पी और आर का, तो पी का कोड जो है, पी कोड किसका है, असल में आर का कोड है, रेन का कोड जो है PXWR है। तो हम वापस आ जाएंगे जो हमने अल्फाबेट्स राइट डाउन किए थे उसके ऊपर, तो पी बनता है 16 और ओ बनता है 15, तो ये है 15 और ये है 16। तो मैंने क्या बताया था कि कोड में से वर्ड को माइनस करें, तो 15 में से 16 जब माइनस होगा तो -1 आ जाएगा, यानी एक पीछे का शिफ्ट आ जाएगा। तो जब हम कोड करेंगे पेन का, तो पेन से पीछे क्या, पी से पीछे क्या आता है, पी से पहले क्या आता है, ओ आता है भाई, तो पी से पहले क्या आता है, ओ आता है, तो OXWR हमारा कोड बनेगा। तो OXWR जो है ना वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा कोड बन जाएगा, तो OXWR कोड है, तो इसलिए OXWR कोड आ गया। तो समटाइम्स हाफ कोड पड़ा हुआ है तो आप उसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पेपर में एक या दो आएंगे, तो ऐसा नहीं करना कि एक ही क्वेश्चन में स्टक रहने और उसी क्वेश्चन के अंदर जो है प्रॉब्लम आ जाए और उसके वजह से फिर आपका टाइम चला जाए। क्या, तो 74312, 74312 है, ये किसका कोड है, स्वेट का, SWEAT, स्वेट का कोड है। आपसे 712 का कोड पूछ रहे हैं, तो 7 1 और 2, तो ये क्या बनता है, SAT सैड बनता है, SAT सैड बनता है। आगे चलेंगे, कह रहा है 1 2 3 4 को कोड किया हुआ, 2 3 4 5 5 6 7 8 का कोड क्या होगा, तो भाई कोड आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, 1 2 3 4 को 2 3 4 5 पे ले गए, तो 5 6 7 8 आगे चला जाएगा, 6 7 8 और 9 पे चला जाएगा, तो 6 7 8 और 9 पे चला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन 48 है, 2 6 12 20 30, नंबर सीरीज आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशल। तो देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो 2 में पहले 4 ऐड हुआ, 6 हो गया, फिर उसमें 6 ऐड हुआ, 12 हो गया, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है, तो 2 का इंक्रीमेंट ऐड हो रहा है, तो 30 में 2 का इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। जब 30 में 2 का इंक्रीमेंट यानी 10 का के अंदर 2 का इंक्रीमेंट 12 है, 30 में 12 ऐड होगा, 42 आ जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, 3 से 8 हो गया, 8 से 15 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 35 हो गया। 3 से 8 जाने के लिए क्या हुआ है, 5 ऐड हुआ है, 8 से 15 जाने के लिए 7 ऐड हुआ है,
फिर आगे 9 ऐड हुआ है, फिर अगर मैं आगे देखूं तो 11 ऐड हो रहा है, तो ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 है, तो 35 में जब मैं 13 को ऐड करूंगा तो नेक्स्ट नंबर 48 आ जाएगा। फाइंड द नेक्स्ट टर्म 5, 10, 20, 40, 80। तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से भाई, ये 5 2 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160 आ जाएगा। तो कहीं पे ऐड हो रहा होगा, कहीं पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कह रहे फाइंड द नेक्स्ट टर्म 1, 4, 9, 16, 25। तो देखते हैं कि क्या ऐड हो रहा है। तो पहले तो हुआ ऐड 3, फिर ऐड हुआ इसके अंदर 5, फिर ऐड हुआ 7, फिर ऐड हुआ 9। तो अगेन ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो नेक्स्ट ऑड नंबर 11 बनेगा। 25 में 11 ऐड करेंगे तो 36 आ रहा है। फाइंड द नेक्स्ट टर्म 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 हो गया, फिर 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 हो गया, 28 को 2 से किया 56 हो गया, 56 को 2 से करेंगे तो 56 को 2 से करेंगे तो 112 आएगा। 2 6 जा 12 का लगेगा, 2 1 कैरी, 2 5 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा 112। फाइंड द नेक्स्ट टर्म A1 C3 E5 G7। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है एक तरह से, क्योंकि नंबर्स भी हैं इसमें, अल्फाबेट्स भी हैं, लेकिन बड़ा क्लियर नजर आ रहा है। देखें ए जो है वो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है। तो ए को 1, सी थर्ड है ना, तो उसको 3, E5 G7। तो ए को स्किप कर रहे हैं और उसके बाद उसका नंबर अलॉट करें। तो ए के बाद बी स्किप्ड है इसके अंदर, क्योंकि ए के बाद तो बी आना चाहिए था, बी नहीं है इसमें। फिर सी आना चाहिए था, सी तो है इसमें, 1 ये 2 है ये 3 है, ठीक है। फिर 4 पे क्या होता है हमारे पास, डी होता है। ई जो है हमारे पास किस पे होता है, फिफ्थ पे होता है। ABCDE F, फिर G7 है, फिर H 8 है, ABCDEFGHI, आई जो है वो 9 होगा। I 9 जो है वो इसका ऑप्शन बन जाएगा। अगेन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कह रहा है B2D D4F F6H H8G। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, देखते हैं हो क्या रहा है। बी और पहले आप क्रैक किया करें जो गिवन होते हैं आपके पास सीरीज उसको। तो बी और डी के बीच में सी आता है, तो सी की जगह पे क्या प्लग देना है, 2 प्लग देना है। फिर डी को पिकअप किया गया दोबारा, DEF होता है, तो ई को स्किप किया गया, ई की जगह पे 4 आ रहा है। ये पैटर्न चल रहा है। फिर दोबारा एफ से पिक हुआ है FGH, तो जी स्किप्ड है, जी की जगह पे 6 है। फिर एच से पिकअप करेंगे, एच से पिकअप किया है, और आई स्किप्ड है, आई की जगह पे 8 है, और फिर आगे जे है। अब जे से ही पिकअप करना पड़ेगा, तो जे से पिकअप करेंगे, JKL, के को आप स्किप करेंगे, एल आएगा, और के की जगह पे क्या आ जाएगा, 10, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना भाई, 2 4 6 8, तो आगे 10 आएगा, J10L, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म AB1 CD3 EF8 GH7। अगर मैं गौर करूं तो यहां पर क्या हो रहा है कि AB फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स का एक पेयर है, और जो फर्स्ट अल्फाबेट है, जो पहला अल्फाबेट है इस पेयर में, उसका जो नंबर बन रहा है, जो ऑर्डर बन रहा है, वो नंबर साथ अटैच है। भाई ए फर्स्ट अल्फाबेट है तो 1 अटैच है। फिर CD3, सी थर्ड अल्फाबेट है। EF, तो ई फिफ्थ अल्फाबेट है। GH आगे आएगा IJ, और आई जो है वो 9th अल्फाबेट है, तो आई जो है वो 9, IJ9 आ जाएगा। So next one is question number 56. Question number 56 is pretty straightforward. उसमें कह रहा है Z1 है, Y2 है, X3 है, W4 है। सो लास्ट से इनको काउंट किया जा रहा है और साथ ही उनको नंबर्स जो है वो दिया जा रहा है, यानी लास्ट से काउंटिंग से मुराद ये है कि रिवर्स में अल्फाबेट्स को काउंट किया जा रहा है। सो अगर मैं देखूं तो क्या होता है मेरे पास UVW। सो लेट मी टर्न ऑफ द ऑटो शेप। सो UVW X, Y and Z. So Z is the last one. So this is the first one. Second last one को second, third last को third, fourth last को fourth दिया गया। So V को क्या दिया जाएगा, V को 5 दिया जाएगा। So V5 जो है वो मेरे पास आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 57 पे चलते हैं। कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म A1G B2Y C3X D4W। यहाँ पर बहुत इजी है, इसको आप खुद क्रैक कर लीजिएगा, बहुत आसान है, आंसर आप खुद निकालेंगे। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। ए फर्स्ट है तो 1 और फिर लास्ट के साथ, बी सेकंड है तो उसको सेकंड लास्ट के साथ, सी थर्ड है तो उसको थर्ड लास्ट के साथ, डी फोर्थ है तो फिफ्थ जो है ना वो क्या आएगा हमारे पास, फिफ्थ जो है ABCDE, ई जो है वो मेरे पास फिफ्थ है, ई जो है फिफ्थ है, और लास्ट से फिफ्थ मेरे पास क्या बनता है, वी बनता है।
तो ई वी और बीच में क्या आ जाएगा 5, तो E5V आएगा। E5U नहीं करना, E5V करना है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। 1, 3, 6, 10 और 15। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 3 पे गए हैं तो 2 ऐड हो रहा है, 3 से 6 पे गए हैं तो 3 ऐड हो रहा है, 6 से 4 पे गए हैं तो 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 5 ऐड हो रहा है, तो एक इंक्रीज होकर ऐड हो रहा है। तो 15 में 6 ऐड होगा, 21 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। 100 से 90 पे गए हैं यानी पहले -10 हुआ है, 90 से 81 पे गए हैं तो -9 हुआ है, डिक्रीज हो रहे हैं ना, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 81 से 73 पे गए हैं। अब अगेन थोड़ा जंप जो है वो बड़ा है, 81 से जब हम 73 पे गए हैं तो -8 हो रहा है, उसका मतलब है एक कम हो रहा है माइनस में, ठीक है, यानी एक इंक्रीज हो रहा है माइनस में, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि -10 छोटा होता है और -8 बड़ा होता है, तो आगे अब -7 होगा, तो 73 में से -7 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 चला गया और पीछे क्या आ जाएगा 66, तो 66 आ जाएगा। अगर 11 को कोड किया गया डबल टू, डबल टू को कोड किया गया डबल फोर, तो डबल थ्री को क्या कोड किया जाएगा, भाई मल्टीपल ऑफ 2 हो रहा है ना, तो डबल थ्री को मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे, तो जब मल्टीपल ऑफ 2 करूंगा मैं इसके अंदर, तो मल्टीपल ऑफ 2 करने पे क्या आ जाएगा, 3 2 6 और 3 2 6 66 आ जाएगा। 61 में 2 से 5 पे गए हैं तो 3 ऐड हो रहा है, 5 से 11 पे गए हैं तो 6 ऐड हो रहा है, 11 से 23 पे गए हैं तो 12 ऐड हो रहा है, 23 से 47 पे गए हैं तो 24 ऐड हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, 24 का डबल हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो 48 आ जाएगा, तो 47 में 48 ऐड करेंगे, 8 और 7, 15 का 5, 1 चला गया कैरी, ठीक है, और 4 और 4, 8 और 1, 95 भाई, 95 आ जाएगा, तो 95 आ रहा है। A1B C3D ऊपर सिमिलर एक गुजरी है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसको आप लोग खुद देखेंगे। फाइंड द नेक्स्ट टर्म, पहले 4 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पर फिर जो है 6 ऐड हो रहा है, यहाँ पर फिर जो है वो 8 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, 12 ऐड हो रहा है, आगे 14 ऐड होगा, तो 42 में 14 ऐड हो जाएगा, तो 56 आ जाएगा। तो कह रहे हैं क्लॉक शोज 3 PM, व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ द टाइम। एक क्लॉक जो है वो 3 PM का टाइम शो कर रही है, तो मिरर इमेज क्या होगा। तो एक क्लॉक को हमने अभी ऊपर भी ड्रॉ किया था, हम यहाँ पर भी एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जब हम क्लॉक को ड्रॉ करेंगे तो दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 10, दिस इज 11। अब मिरर इमेज कैसे आएगा, देखें 3 PM कब होंगे या 3 AM भी कब होंगे, जब ओवर क्लॉक 3 पे होगी और मिनट क्लॉक जो है वो 12 के ऊपर होगी। तो मिरर इमेज क्या होता है, मिरर में बिल्कुल उसका ऑपोजिट नजर आता है, तो 3 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 के ऑपोजिट क्या आ जाएगा, बिल्कुल 9 आ जाएगा, तो ये 9 आ गया, राइट। कह रहे हैं टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी आफ्टर 63 डेज। वेरी इजी, 7 का मल्टीपल जब भी आएगा वही डे आ जाएगा, भाई 7 डे दोबारा वही आ जाता है ना। लेट सपोज कि भाई मंडे फर्स्ट डे था, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डे के ऊपर डे रिपीट हो जाता है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस सेकंड वन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 7 डेज के बाद दोबारा क्या आ रहा है, मंडे ही आ रहा है। तो अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे है तो 63 डेज के बाद क्या होगा, ठीक है। इफ टुडे इज मंडे, द क्वेश्चन सेज दैट इफ टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द, व्हाट विल बी द 60, व्हाट विल बी आफ्टर 63 डेज। अच्छा, ये 100 डेज के साथ भी आ जाएगा, किसी भी डेज के साथ आ जाएगा। तो देखें एक एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 डेज के बाद वही वीक, वही डे रिपीट हो जाता है। तो 63 7 के टेबल में आता है, यस बिल्कुल आता है। तो 63 का मतलब है 9 वीक्स के बाद का दिन, तो 9 वीक्स का दोबारा मंडे बन रहा होगा, मंडे आ जाएगा। अब लेट से यही क्वेश्चन आ रहा था और कहता है 100 डेज के बाद क्या होगा, 100 डेज के बाद क्या होगा। तो 100 का जो क्लोजेस्ट 7 का मल्टीपल है हम वो देखेंगे, 7 का जो मल्टीपल है क्लोजेस्ट हम वो देखेंगे। तो 7 का जो क्लोजेस्ट मल्टीपल बनता है वो 98 बनता है। आप 7 से डिवाइड करके देख लें, 7 1 7, 2 और 28 14, तो 14, तो इसका मतलब है 98 डेज के बाद
अगर पूछ लेते ना 100 डेज के बाद क्या आएगा, तो 98 डेज के बाद तो 7 के मल्टीपल के बाद तो दोबारा वही दिन आ जाएगा, तो दोबारा मंडे आ जाएगा, और फिर 99th डे ट्यूसडे, और 100 डे वेडनेसडे हो जाएगा, राइट। तो 100 डे जो है फिर वो वेडनेसडे बनेगा। तो आपने हमेशा 7 का मल्टीपल निकालना है, और 7 के मल्टीपल के ऊपर जो है वो आपने इसको जो है वो करना है।